हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लीगामाइट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 165 को पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने इसके रिलेशन को समझा सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी के साथ। फिर इसके रिलेशन को समझा हमने सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी सेक्शन 313 को कि ये सेक्शन 165 को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। हम लोगों ने देखा कि इंडिया के अंदर हम इंक्विजिटोरियल सिस्टम को अपनाते हैं। यहाँ पर कोर्ट एक पैसिव रोल अदा नहीं करता है, एक प्रोएक्टिव रोल अदा करता है टू फाइंड आउट द ट्रुथ बिहाइंड द मैटर। तो सेक्शन 313 भी एक डायमेंशन है इंक्विजिटोरियल सिस्टम की। सेक्शन 313 जो सेक्शन है वो 5 क्लॉजेस में डिवाइडेड है। इसका जो पहला क्लॉज है वो एक इनेबलिंग क्लॉज है जो कि इनेबल करता है एक्यूज्ड को एट एनी ट्रायल और इंक्वायरी टू पर्सनली एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस appearing in the evidences proved against him। पर्सनली एक्सप्लेन करने का मौका देता है एक्यूज्ड को ये सेक्शन, उन सर्कमस्टांसेस को जिन सर्कमस्टांसेस में जो एविडेंस हैं प्रोसिक्यूशन के द्वारा उसके अगेंस्ट प्रूव किए गए। यहां पर लॉयर की इंटरफेरेंस नहीं है, एक्यूज्ड अपने आप एक्सप्लेन करता है। ये जो क्लॉज 1 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सब क्लॉज ए जिसमें मे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है to examine the accused at any stage of the trial without giving any previous warning to him। यहाँ पर accused को कोई previous warning नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि एक spontaneous oral examination की बात हो रही है। यहाँ पर अगर previous warning दे दी जाएगी तो जो examination है वो अपनी spontaneousness खो बैठेगा और accused may be tutored by the lawyer। तो इसलिए यहाँ पर प्रीवियस वार्निंग नहीं दी जा रही है और यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि वो एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल एक्यूज्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहाँ पर किसी भी पार्टी को सेक्शन 313 के अंदर एक्यूज्ड से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट नहीं होता है। हालांकि सेक्शन 315 में अगर एक्यूज्ड एज अ विटनेस अपेयर हो रहा है तो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है उसका, लेकिन सेक्शन 313 में एक्यूज्ड एज अ विटनेस नहीं है, इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं है। उसके बाद इसका सब क्लॉज बी है। सब क्लॉज बी में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर शैल वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब एक मैंडेटरी प्रोविजन है। यहाँ पर जब प्रोसिक्यूशन की स्टेज कंप्लीट हो जाती है और प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंसेस को प्रूव कर चुका होता है तो डिफेंस की स्टेज आने से पहले और प्रोसिक्यूशन की स्टेज आने के बाद कोर्ट हैज टू मैंडेटली एग्जामिन द एक्यूज्ड। उसके बाद आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद यहां पर थर्ड क्लॉज है, वो है ओथ के बारे में। सॉरी, सेकंड क्लॉज है। सेकंड क्लॉज है, ये है ओथ के बारे में। सेक्शन 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त ओथ एडमिनिस्टर नहीं की जाती है। ओथ एडमिनिस्टर की नहीं जाती है, क्यों नहीं की जाती है? इसका लॉजिक है, अगर ओथ एडमिनिस्टर की जाएगी तो जो एक्यूज है वो बाउंड हो जाएगा आंसर देने के लिए। नंबर 2, सामने वाली पार्टी के पास क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट आ जाएगा, जो कि सेक्शन 313 में क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं होता है। और नंबर 3, सेक्शन 313 के स्टेटमेंट की कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद इसका जो तीसरा क्लॉज है, तीसरा क्लॉज ये बताता है कि अगर एक्यूज्ड गलत आंसर देता है क्वेश्चंस का जो कि पूछे गए हैं सेक्शन 313 में, तो सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी के अंदर उसके लिए कोई भी ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है। और अगर एक्यूज्ड मना कर देता है आंसर देने से तो सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी के अंदर उसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है और ये बात उसके अगेंस्ट इस्तेमाल भी नहीं हो सकती है। बस कोर्ट एक एडवर्स इन्फ्रेंस निकाल सकता है इससे। उसके बाद इसका फोर्थ क्लॉज है। फोर्थ क्लॉज बताता है कि सेक्शन 313 के अंदर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है एक्यूज्ड की
उसको उसी ट्रायल में, उसी केस में एज एन एविडेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको किसी दूसरे ट्रायल में एज एन एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सोसाइटी में किसी एक फ्लैट में मर्डर हो जाता है और उसी वक्त, उसी दिन उसके बगल वाले फ्लैट में चोरी भी हुई होती है और जो एक्यूज्ड है उसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरा में आ जाती है। प्रोसिक्यूशन जो है वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को कोर्ट के सामने रखता है और अपने सारे एविडेंसेस को प्रूव कर देता है। अब जो कोर्ट है सेक्शन 313 के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए एक्यूज से क्वेश्चन पूछती है कि आप बताइए कि आपने मर्डर किया है, ये सीसीटीवी की फुटेज से दिख रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस थे उनको एक्सप्लेन कीजिए। और जो एक्यूज है वो बताता है कि साहब मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं तो चोरी करने गया था और बगल वाले घर में चोरी हुई भी। तो उस मर्डर के केस में इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं पर चोरी का केस चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो उसकी इस स्टेटमेंट को एज अ पीस ऑफ एविडेंस जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इसका 5th क्लॉज आता है। 5th क्लॉज बताता है कि अगर जो एक्यूज्ड है उसके पास कोई भी रेलिवेंट आंसर नहीं देने के लिए, कोर्ट को लगता है कि जो एक्यूज्ड है उसके पास कोई रेलिवेंट आंसर नहीं देने के लिए और कोई क्वेश्चन भी नहीं है खास कोर्ट के पास पूछने के लिए और एक रूटीन एग्जामिनेशन है, तो कोर्ट राइटिंग में रिप्लाई मांग सकता है। हालांकि ये जो स्पिरिट है स्पॉन्टेनिटी की सेक्शन 313 में, उस स्पिरिट को डाइल्यूट कर देता है ये चीज, लेकिन एक रूटीन एग्जामिनेशन है और कोर्ट के समय को बचाने के लिए ये प्रोविजन डाला गया है और यहाँ पर मे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये कोर्ट के सामने एक डिस्क्रिशनरी पावर है। या कई बार मान लीजिए होता है कि एक केस के अंदर बहुत सारे एक्यूज्ड हैं, तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते वक्त कुछ एक्यूज से राइटिंग में रिप्लाई मांग सकता है और कुछ का ओरल एग्जामिनेशन भी कर सकता है। उसके बाद प्रोवाइजो रहता है, क्लॉज 1 का प्रोवाइजो रहता है। जो क्लॉज 1 का प्रोवाइजो है वो सम्मन केस के बारे में बात करता है। सम्मन केस का मतलब कई बार क्या होता है, सेक्शन 275 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 317 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जो कोर्ट है वो एक्यूज को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्ट कर सकती है, और अगर कोर्ट ने एक्यूज को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्ट कर दिया है तो सेक्शन 313(1)(b) की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कोर्ट उससे भी एग्जम्प्ट कर सकती है उसको। आइए इन सारी बातों को हम कुछ केस लॉ के हिसाब से समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में 2 केस लॉज हैं, काया मुखर्जी वर्सेस मैग्मा लीजिंग लिमिटेड एंड अनदर 2008 सुप्रीम कोर्ट का केस है। दूसरा है विभूति भूषण दास गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1969 सुप्रीम कोर्ट का केस है। हम लोगों ने सम्मन केस के बारे में देखा। हमने देखा कि सम्मन केस के अंदर सेक्शन 275 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 317 ऑफ सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट एक्यूज को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्ट कर सकती है, लेकिन सेक्शन 313(1)(b) में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दी गई है एक्यूज को एग्जामिन करने की। तो अब कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन रेज होता है, क्या कोर्ट सेक्शन 313(1) की बी की रिक्वायरमेंट से भी एग्जामिन कर दे, या कोर्ट, दूसरा क्वेश्चन रेज होता है, या कोर्ट उनको पर्सनली एग्जामिन करने के लिए सम्मन दे करके बुला ले। मान लीजिए कोर्ट एक्यूज को सम्मन दे देती है, उनको बुला लेती है, तो एक्यूज एक एफिडेविट लिख करके दे सकता है कि वो क्यों प्रेजेंट नहीं हो सकता कोर्ट में, और साथ में उसको बताना भी पड़ेगा दैट ही विल नॉट बी प्रेजुडिस्ड बाय नॉट बीइंग एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट एंड ही विल नॉट कंप्लेन अबाउट दिस लेटर ऑन, कि इस बात की वो कंप्लेन भी नहीं करेगा बाद में। तो इस केस में कोर्ट क्या करती है कि वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाती है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की हेल्प से, और उन सेट ऑफ क्वेश्चंस का एक्यूज से रिटन में रिप्लाई मांग लेती है। तो ये 2008 की जजमेंट है। और जो क्लॉज 5 है
सेक्शन 313 का, ये 2009 में जोड़ा गया। यानी कि कोर्ट के पास 2009 से पहले भी डिस्क्रिशनरी पावर थी, बाद में इस डिस्क्रिशनरी पावर को लेजिस्लेटिव बुक में 2009 में एज एन अमेंडमेंट जोड़ दिया गया। बस इसका एक ड्रॉबैक है, ये डाइल्यूट कर देता है सेक्शन 313 की स्पिरिट को, स्पॉन्टेनिटी को खत्म कर देता है ये। लेकिन यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को कैसे इस्तेमाल करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आता है मोहन सिंह वर्सेस प्रेम सिंह 2002 सुप्रीम कोर्ट का। ये केस बताता है हमें सेक्शन 313 के स्टेटमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में। तो सेक्शन 313 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू निल होती है। क्यों? क्योंकि ये ओथ पर एडमिनिस्टर नहीं होती, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई राइट नहीं होता। तो इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को एप्रिशिएट करने के लिए। एप्रिशिएट कैसे करते हैं? जब प्रोसिक्यूशन अपने के सारे के सारे एविडेंसेस को प्रूव कर चुका होता है, तो कोर्ट विटनेस से एक्यूट से पूछती है कोर्ट कि बताइए कि क्या आपने क्राइम किया है, और एक्यूज अगर एडमिट कर लेता है तो कोर्ट का जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है कि वाकई में इसने क्राइम किया है। हालांकि अगर एक्यूज एडमिट नहीं करता है अपने क्राइम को और कुछ सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करता है, तो कोर्ट एक्यूज की स्टेटमेंट का और प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है और प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को अप्रिशिएट करने की कोशिश करती है। कोर्ट ये देखती है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस के बीच में कहीं कोई चेन मिसिंग तो नहीं है। हालांकि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू नील होती है और इसके बेसिस पर कनेक्शन या एक्विटल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है ज्ञानचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। हम लोगों ने सेक्शन 313 के क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में देखा कि प्रोसिक्यूशन स्टेज ओवर हो जाने के बाद एक्यूज का एग्जामिनेशन करना कंपलसरी है कोर्ट के द्वारा। अगर कोर्ट सेक्शन 313 का कंप्लायंस नहीं करता है तो क्या ट्रायल विशिएट हो जाएगा? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर एक्यूज फेलियर ऑफ जस्टिस को प्रूव नहीं कर पाता है तो ट्रायल विशिएट नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 60 हेरसे एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।